जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो आज से जो है हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती जो अभी मद्य निषेध का एग्ज़ाम होगा, उसका जो है 14 जून से आपका तो जगदेव सर का जो है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट वो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, पूरा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, और इसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि पर डे एक सेट जो है आपको कंप्लीट करवा दे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो जगदेव सर का जीके जीएस मस्ती का जो है फाउंडेशन बेस का नोट्स है वो क्लास भी आपका चलेगा, और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले ख़त्म हो जाए। तो आज हम देखते हैं सिपाही भर्ती मद्य निषेध का जो प्रैक्टिस सेट है जगदेव सर का, उसका प्रैक्टिस सेट 1। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा बाहर से आवाज़ जा रहा होगा तो इसको थोड़ा सा आप लोग भाई मैनेज करिएगा, क्योंकि जो है अभी वीडियो इसीलिए हम बोले थे कि अभी मैं दूसरी जगह आया हूँ तो यहीं से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा मैनेज करिएगा। और आइए हम लोग जो है बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस सेट 1। चलिए, तो यहाँ से जो है आपका बिहार मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता प्रैक्टिस सेट 1 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का इसमें क्या करना है, आपको चयन करना है। क्या करना है, सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। तो सही उत्तर इसमें सबसे पहले मिलाइए तो क्या होगा, तो आपका मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। मेहरगढ़ कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कोलडीहवा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश। कोलडीहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या है, चिरंद। चिरंद कहाँ है आपका, चिरंद जो है आपका बिहार। कहाँ, बिहार हो जाएगा। और लास्ट कौन बच गया है आपका, गुप्तकराल। गुप्तकराल तो ये कहाँ है आपका, तो ये जो है आपका कश्मीर में। कहाँ है आपका ये, तो ये हो जाएगा कश्मीर में। यानी कि किस में है, आप देख लीजिए। एक का 3 यानी कि 3 1 4 2, एक का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो क्या नंबर में है आपका, तो बी नंबर में है। ऑप्शन नंबर 1 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर करते हैं। क्वेश्चन को और बड़ा कर लें क्या, आप लोग बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन को और बड़ा कर लिया जाए क्या, एक पार्ट में क्या और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ताकि आपको अच्छे से देखे। दोनों पार्ट में स्कैन किए हैं तो इसको थोड़ा सा, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। देखिए, बिहार पुलिस में खास करके ये क्वेश्चन अब जो है ज़्यादा पूछने लगा है, यानी कह सकते हैं ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। ठीक है, आप लोग पिछले एग्जाम में देखे होंगे, और खास करके अभी जो बिहार के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कथन और कारण वाला जो है बहुत एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको आपको जो है ये मत समझिएगा कि ये कथन और कारण थोड़ा सा लंबा है तो ये नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर में कथन ए में कह रहा है कि आपका नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और इसका जो है आपका कारण आर दिया गया है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो ए तथा आर दोनों सही है। बिल्कुल नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुन रहे थे, ये भी सही है। और आर में क्या है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था, ये भी जो है आपका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जो है आपका ए और आर दोनों सही है, और आर ए का क्या है, सही स्पष्टीकरण है। क्या है, सही स्पष्टीकरण है। तो जो आपका 2 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो हड़प्पा पुरास्थल आपका कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब में स्थित है। कहाँ, पंजाब में स्थित है। ठीक है, कहाँ, पंजाब में स्थित है। और ये जो है आपका यहाँ पे पाकिस्तान लिखा गया है। ठीक है, पाकिस्तान यानी कि पहले ये अब जो है कहाँ पड़ता है, ये जो है अब पड़ता है पाकिस्तान में, लेकिन पहले कहाँ था, भारत में था। ठीक है, तो 3 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी जो है आपका कूट वाला प्रश्न है। पहला है आपका धर्मपाल को ध्रुव यानी कि राष्ट्रकूट ने पराजित किया।
और दूसरा है आपका ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन आपको गलत है, तो ये बताना है। तो धर्मपाल को ध्रुव यानी राष्ट्रकूट ने पारित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। ध्रुव ने प्रतिहारों को भी पराजित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 का भी बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो 4 का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आपका कह रहा है कि गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानतया किस लिए किया था। तो 1932 में जो है गांधी जी उपवास किस लिए किया था वो आपको बताना है, ठीक है। तो 5 में आपका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ठीक है। आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि जो है किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है, मैं किसी का कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा, तो आप लोग लास्ट में जो है ज़रूर बताइएगा। तो आपका 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानता किस लिए किया था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लगाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर में भी आपका कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं आपका क्या है क्वेश्चन। 6 नंबर भी आपका मिलान करने वाला है। सूची 1 और सूची 2 देखिए दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले मिलान करना है आपका ये 6 नंबर। तो आपका जो है फकीर विद्रोह यानी ए का ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। फकीर विद्रोह कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है। फकीर विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका बंगाल से बिल्कुल मैच कर रहा है। ए का एक क्या कर रहा है, ए का एक क्या कर रहा है, ए का एक, ठीक है। और जो है आपका कूका आंदोलन किससे संबंधित है, कूका आंदोलन, तो कूका जो है आपका पंजाब हो जाएगा। कूका क्या हो जाएगा, पंजाब। दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। कूका जो है हो जाएगा आपका पंजाब, कहाँ, पंजाब। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया। अब आइए आपका जो है क्या बोलते हैं, मोपला विद्रोह किससे संबंधित है। तो मोपला विद्रोह जो है आपका केरल से, क्या हो जाएगा, केरल से संबंधित है। और जो बच गया खासी विद्रोह, तो ये जो है आपका खासी विद्रोह असम से संबंधित है। तो आपका देख लीजिए ए का 1 किस में है, ए का 1 आपका किस में है, तो आपका जो है ए का 1 2 में है। पहला नंबर, तो बी नंबर भी इसका नहीं होगा और डी नंबर भी इसका नहीं होगा। क्वेश्चन को छांटना सीखिएगा तो आसानी से उत्तर दे पाइएगा। तो ए का 1 और बी का देख लीजिए, बी का 3 किस में है, तो आपका सी में दिया गया है, ठीक है। सी में देखिए दिया गया है बी का 3, तो आपका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 का, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए 7 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 में कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था, किधर गया, चलिए, तो कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और किस आंदोलन में कहा था, तो वही आपको बताना है। तो असहयोग आंदोलन, किस में, असहयोग आंदोलन। 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा किनका सही कितना हुआ है। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, तो ये जो है आपका 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगर आप लोग लुसेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो पॉलिटी का दूसरा पेज में ही आपको ये मिल जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर है बढ़ते हम लोग। 9 में क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। तो असहयोग आंदोलन के समय जो है दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रारंभ किसने किया था। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मजरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर ए।
अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 नंबर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 16 दिसंबर 1916 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 में क्या कह रहा है? तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता जो है आपका मेसोपोटामिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोपोटामिया को माना जाता है। पेज को ऊपर करते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि हम्मुराबी संहिता किस सभ्यता से संबंधित है? तो हम्मुराबी संहिता जो है आपका किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये जो है आपका मेसोपोटामिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी मेसोपोटामिया आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय क्या है? तो अजंता गुफाओं का जो है प्रमुख विषय क्या था? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सूफी परंपरा? तो अजंता गुफाओं का प्रमुख विषय जो था इसका बौद्ध धर्म था। ऑप्शन नंबर सी 13 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग देखते हैं। एलोरा गुफाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर। तो एलोरा गुफाएं किस विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका 14 नंबर को केवल बौद्ध कला, तीनों धर्मों का संगम, केवल जैन धर्म, केवल हिंदू धर्म। तो एलोरा गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो है आपका तीनों धर्मों का संगम के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी 14 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी नज़दीक में ये चुनाव भी आने वाला है, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? तो अनुच्छेद 243 का क। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन आपका कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक जो भी पहले हो वो इसका कार्यकाल होगा। तो ऑप्शन नंबर 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो वो लागू हो जाएगा, यानी कि 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपातकाल से संबंधित है। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आपका ये 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भी भाग में की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो थोड़ा सा पेज को जो है ऊपर करते हैं और 18 नंबर देखते हैं हम लोग। किस प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जा सकती है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो बिहार मानवा आयोग अधिकार का जो है गठन आपका कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवा अधिकार आयोग का गठन किया गया था। 19 का ऑप्शन नंबर सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 भी है आपका, जो है आपको बताना है, सही उत्तर चुनना है कि राष्ट्रपतियों के मृत्यु पद पर रहते हुए
तो उसके बारे में दिया गया है 4-5, उसको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रपतियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, यानी कि पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। 5 दिया गया है। पहला है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा है आपका जाकिर हुसैन, तीसरा है आपका वीपी गिरी और चौथा है आपका फखरुद्दीन अली अहमद और पांचवा है आपका बीडी जत्ती। तो इसमें आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुआ था। पद पर रहते हुए, तो पद पर रहते हुए किसकी किसकी मृत्यु हुआ था, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का हुआ था एक, और एक आपका बीडी जत्ती, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या बोलते हैं, नहीं 5 नहीं होगा, ठीक है 5 नहीं होगा। एक डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु और एक जो है आपका किधर गया, फखरुद्दीन अली अहमद, ये दोनों को जो है पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुआ था। तो 2 और 4 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका 20 क्या होगा, इसको नहीं बोल रहे हैं, 20 का बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, किसका किसका मृत्यु पद पर रहते हुए हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, 21 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो भारत के कौन से संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आपका अनुच्छेद 327 जो है आपका संसद को चुनावों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 में तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है। तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या है, तो आपका प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 में आपका है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध बिल्कुल सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र बिल्कुल सही है। और अगला है आपका सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये इसका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो 23 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का भी जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल, पेन ले लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या, तो आपको ऑप्शन बताना है। 2 ऑप्शन नीचे, पहला है कि संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, दूसरा है आपका संपूर्ण जाति का 17% जनसंख्या है, और सी नंबर थोड़ा सा इधर है, तो इधर देख लेते हैं ये 2 ऑप्शन क्या है, उसके बाद बता पाएंगे क्या इसका सही उत्तर है। चलिए, तो सी नंबर इसका जो है क्या कह रहा है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, और ऑप्शन नंबर जो है डी में कह रहा है कि संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। क्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का। तो 24 का सही उत्तर ये दोनों भी नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। सी और डी बिल्कुल गलत है। अब आइए इधर देखते हैं, इधर 2 जो बचा है ए और बी में कौन सा सही है, तो इसको देख लेते हैं। संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, तो ये भी इसका गलत है। क्या है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है, तो 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का कितना है, 17% जनसंख्या है भारत का। तो 24 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबको अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो 25 नंबर आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है वो पूछा है। मेघालय का बिल्कुल लगता है, त्रिपुरा इसका भी लगता है, और मणिपुर का नहीं लगता है। क्या, बांग्लादेश के साथ जो है मणिपुर का सीमा नहीं लगता है, बाद बाकी मिजोरम का भी लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में लिखें। क्या आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 का सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले आरोही क्रम में अगर हम लिखेंगे तो क्या 1 में नेपाल, 2 में पाकिस्तान, 3 में चीन और 4 में बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर है इसका बी ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है शिखरों का सही क्रम आपको बताना है। किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर एवरेस्ट, कंचनजंगा बिल्कुल गलत है। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यही इसका बिल्कुल सही है। क्या, 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बाद बाकी जो है ये दोनों गलत है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पूछेगा तो पहले कंचनजंगा, उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा भी हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी भी हो जाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन का भाग है। क्या, अक्साई चीन का भाग पूछ रहा है। क्या, अक्साई चीन का भाग पूछ रहा है। तो कौन है, लद्दाख का पठार। ऑप्शन नंबर 28 का डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को भाई आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो है आपका फाउंडेशन क्लास का नोट्स भी चलेगा, कंटिन्यू चलेगा। कोशिश करते हैं एग्जाम से पहले आपको समाप्त करवा देंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया है और उसको जो है विचार करना है कि क्या इसका कौन सही है कौन गलत है। तो भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अगला है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। अगला है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो है कौन सा कथन जो है इसका सही है, वो आपको विचार करना है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है इसको आपको बताना है। तो ये जो है आपका क्या, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, बिल्कुल गलत है। क्या, बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो है आपका क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, ये भी गलत है। अगला 3 नंबर, अब 3 नंबर एक ही बचा तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो केवल 3, केवल 3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी कूट वाला ही दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पर्वत श्रेणी जो है हिमालय, किसमें, हिमालय। तो ये भी आपका जो है बिल्कुल बसा हुआ है हिमालय पर्वत श्रेणी में ही। और एक है लहोत्से, ये भी है आपका बिल्कुल बसा हुआ है। और सी में है अन्नामुलाई, ये भी नहीं है। और 4 में है सिरुमाली, ये भी नहीं है। तो देख लीजिए 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि 30 का क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 31 नंबर की ओर आते हैं। 31 में कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुलाई, इसका उत्तर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका उत्तर सबका सही होना भी चाहिए। ठीक है, अन्नामुलाई दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामुंडी, अन्नामुलाई बोल रहे हैं, अन्नामुंडी। ठीक है, तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए। 32 में क्या है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां किसके बीच में स्थित है, वो आपको पूछ रहा है, किसके बीच में स्थित है। ये आपको सतपुरा श्रेणियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 32 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां किसके मध्य में स्थित है, तो सतपुरा श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो 32 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 में आपका कथन दिया गया है और इस पे भी आपको क्या कह रहा है, विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र समिति संसाधनों के उपयोग का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और ऑप्शन इसका देखते हैं, थोड़ा सा पेज को छोटा करते हैं तभी पता चलेगा। ठीक है, तो 33 का यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि पहला है अर्थशास्त्र समिति संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर 2 है आपका कि अर्थशास्त्र केवल धन
से संबंधित है। और 3 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार और विकल्पों का भी अध्ययन करता है। तो ये कथन पर क्या करना है आपको? विचार करना है। क्या विचार करना है? तो अर्थशास्त्र समिति संसाधनों का उपयोग का अध्ययन करता है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। क्या है? 1 नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। और सी में क्या करें? अर्थशास्त्र मानव व्यवहार है और विकल्पों का भी अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 किस में है? तो 1 और 3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, मांग का नियम किस संबंध को दर्शाता है? मांग का नियम जो है आपका किस संबंध को दर्शाता है आपको बताना है। तो कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, बिल्कुल गलत है। कीमत घटने पर मांग घटती है, बिल्कुल गलत है। कीमत और मांग में प्रत्यक्ष संबंध है, बिल्कुल गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। क्या है? विपरीत संबंध है, उल्टा संबंध है। ठीक है, कीमत अगर घटेगा तो मांग बढ़ेगा, अगर मांग बढ़ेगा तो फिर उसका कीमत क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विपरीत संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 34 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? तो मांग को प्रभावित कौन करेगा? व्यक्ति की आय ये भी करेगा, वस्तु की कीमत ये भी करेगा, उपभोक्ता की पसंद ये भी करेगा, लेकिन व्यक्ति की ऊंचाई से इसका कोई लेना देना है? बिल्कुल नहीं है। तो 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर भी आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि आपूर्ति का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति घटती है, बिल्कुल गलत है। आपूर्ति का नियम क्या बताता है? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति घटती है, बिल्कुल गलत है। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। तो 36 नंबर का यही सही उत्तर होगा, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। आपूर्ति का नियम क्या है? कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। आगे करते हैं पेज को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। संतुलन मूल्य क्या है? क्योंकि अभी के एग्जाम में देखा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स से भी जो है 5-6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए जो है इस प्रैक्टिस सेट में भी सर दिए हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का, और सर भी दिए हैं कम से कम 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 37 नंबर क्या है आपका? संतुलन मूल्य क्या है? संतुलन मूल्य क्या है? तो 37 नंबर जो है आपका, जहाँ केवल मांग अधिक होती है, बिल्कुल नहीं। आपका जहाँ केवल आपूर्ति अधिक होता है, ये भी नहीं है। और अगला है जहाँ मांग और आपूर्ति बराबर होती है, यही बिल्कुल सही है। संतुलन मतलब क्या? बराबर। संतुलन मतलब क्या? बराबर। तो जहाँ मांग और आपूर्ति बराबर होती है वही संतुलन मूल्य है। तो आपका 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 में है उत्पादन के कारकों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? उत्पादन के कारणों में तो भूमि बिल्कुल ये जो है आपका शामिल है। श्रम बिल्कुल, मजदूर बिल्कुल सही है। पूंजी ये भी सही है। कर तो ये आपका जो है उत्पादन में शामिल नहीं है। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 39 नंबर देखते हैं। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? मशीनों की संख्या बढ़ना, बिल्कुल गलत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना, तो ये ही इसका बिल्कुल सही है। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना। ऑप्शन नंबर 39 का बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब आइए 40 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं और ये भी जो है आपका कथन और कारण वाला उत्तर दिया गया है। 40 नंबर देखिए आप लोग, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है आपका? कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक होता है। दूसरा है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है। तो आपको कथन और कारण जो है आपको इसमें क्या कह रहा है? बताना है। तो ये जो है कथन एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्य करने के लिए आवश्यक बल ढकेलने की तुलना में उठाने में अधिक है। कथन इसका जो है बिल्कुल सही है। कारण क्या कह रहा है? कि रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण से अधिक होता है, ये इसका कारण गलत है। तो कौन सा कथन सही है और कारण गलत है? कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है और कारण गलत है। तो आपका 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब आइए 41 नंबर में जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तन प्रभावित होंगे? तो 41 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। बिल्कुल यही सही है। 41 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, 41 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अब आइए 42 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस साइड में है 42 नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दुग्ध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध उत्पादकों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका क्या हो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटीरोमीटर। क्या वसा की मात्रा मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत लोग ए मार दिए होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोमीटर क्या नहीं होगा। वसा की मात्रा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वसा की मात्रा पूछ रहा है। 43 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से स्वयं में से होकर गुजरने देते हैं वो क्या होते हैं? कुचालक कहलाते हैं। दूसरा है क्लिनिक थर्मामीटर में तापमान की परास 32 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो इसका ना तो एक सही है ना ही दो सही है। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, तो दोनों में से कोई कथन इसका सही नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 की ओर आगे बढ़ते हैं। 44 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 44 में ये मिलन किया हुआ है और कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। एमीटर विद्युत धारा बिल्कुल सही है। वोल्ट मीटर विभवांतर बिल्कुल सही है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 45 नंबर हम लोग देखते हैं। 45 में क्या कह रहा है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त। कई बार ये सर भी बताए हुए हैं। अगर आप लोग उनका प्रैक्टिस सेट देखे होंगे एडिटोरिया 7500 वाला, तो उसमें भी कई बार बताए हैं। ठीक है, तो जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके ऐसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, उनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाएगा? तो वही इसमें पूछ रहा है। तो उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे क्या कहा जाएंगे? दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, भिन्न हो, तो उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। तो 46 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर ए। अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? आपको बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला कौन सा है आपको वो बताना है। तो आपका जो सबसे अभिक्रियाशील पोटेशियम, तो पोटेशियम किस में है? ए में नहीं है, काट दीजिए। दो में नहीं है, काट दीजिए। और सी में और डी में है। तो आपका और एक देख लीजिए हाइड्रोजन और गोल्ड। तो आपका जो है क्या पूछा है? न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? तो सबसे कम आपका क्या गोल्ड में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 47 का ऑप्शन नंबर डी। 48 में क्या कह रहा है आपका कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः क्या होगा? तो क्या होगा भाई? जब सीजियम से जो है लिथियम की ओर जाएगा तो बढ़ेगा भाई। ऑप्शन नंबर 48 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 48 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर आगे बढ़ते हैं। 49 में कह रहा है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये किसका नियम है? तो गैसीय लूप का नियम है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल
सही हो जाएगा। स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस दाब अगर उसके परम ताप के समानुपाती होता है तो ये आपका गे लुसेक का नियम है। ऑप्शन नंबर 49 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर, क्वेश्चन नंबर 50 में आपका कह रहा है कि जीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 4 इसका दिया हुआ है, आपको बताना है। तो जीव केवल लैंगिक जनन करते हैं, अगला है जीव केवल अलैंगिक जनन करते हैं, अगला है जीव अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, अगला है जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है, कौन सा कथन जो है आपका सही है। तो इसका जो है आपका जीव लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन करते हैं, 3 भी सही है। और है इसका जीवों के लिए लैंगिक जनन और लैंगिक जनन से अधिक लाभकारी होता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, 3 और 4। तो 50 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए 51 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत किस प्रकार की पोषण विधि पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार की पाई जाती है? तो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार की। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 51 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आइए 52 नंबर में क्या कह रहा है, ये भी आपका जो है एक तरह से कह सकते हैं कथन वाला क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होती है। दूसरा है, यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। किसके बारे में कह रहा है? माइकोप्लाज्मा के बारे में कह रहा है। कई माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है। अगला है, इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका जो है 1 2 क्या इसमें कोशिका भित्ति पूर्णतः अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकता है, ये भी सही है। और तीसरा क्या है आपका, कई माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होता है, ये भी सही है। 3 नंबर जो है 4 नंबर ये आपका गलत है। क्या है 4 नंबर? इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया है, ये गलत है। तो 1 2 और 3 किस में है? तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है 1 2 और 3। ऑप्शन नंबर 52 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 53 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 53 की ओर चलिए। 53 नंबर में कह रहा है कि पक्षमाभी प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनका सेट थोड़ा सा जो है हार्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो 53 नंबर का उत्तर बताइए। पक्षवादी प्रोटोजोआ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका गलत है? तो 53 का जो है क्या हो जाएगा, कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? सत्य है, सॉरी सत्य पूछ रहा है, मैंने बोल दिया है गलत है। तो सत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें एक गुहा यानी ग्रासिका होती है जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है। तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 53 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर बी। 54 में क्या है आपका कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किस पदार्थ की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। 54 का सी। 55 नंबर देखिए मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्या? सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो 55 में एक साइड दिया हुआ है और एक साइड जो है ये दिया हुआ है कुल, तो इसको बताना है। तो इसको पेज को छोटा करेंगे तब ना ऑप्शन दिखाई देगा, तो बताएंगे। किधर गया 55? हाँ 55 किधर गया इसका ऑप्शन? अच्छा ऊपर में है ना, इसका ऑप्शन जो है ऊपर में है। अच्छा इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो फिर तो यहाँ पर क्वेश्चन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर कैसे मिलाएंगे? 55
चलिए देखते हैं क्वेश्चन और छोटा हो जाए तो, क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा तो देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी आपका एक का क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और रेडोफाइसी का क्या हो जाएगा आपका, ये आपका लाल सेबाल। और जो है आपका क्या है, फियोफाइसी भूरे सेबाल हो जाएगा। और आपका डी का 4 हो जाएगा लिवर्ट वर्ट। तो किसमें है आपका, देख लीजिए 2 3 1 4, क्या 1 का 2, बी का 3 और सी का जो है आपका 1 और डी का 4। तो ऑप्शन के अनुसार हम यहाँ पे टिक करेंगे 2 3 1 4। देख लेते हैं किसमें है आपका 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हम अभी मिलाए थे तो आप लोग देखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। क्या है आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 56 नंबर में आपका जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग टेरिडोफाइडा से संबंधित है। क्या टेरिडोफाइडा से संबंधित है, तो आपको ये बताना है। साइलोटम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, लिवर्टवर्ट। तो कौन सा इसमें टेरिडोफाइटा से संबंधित है वो आपको बताना है। तो लिवर्टवर्ट ऑप्शन नंबर डी। 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिवर्टवर्ट जो है आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है। 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए 57 नंबर की ओर हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। 57 नंबर, 57 में क्या है आपका, कैचे मेमोरी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करना, सीपीयू की गति बढ़ाना, नेटवर्क कनेक्ट करना, बैकअप लेना। तो किसके लिए किया जाता है आपको बताना है। तो ये जो है आपका सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। किसके लिए, सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 का बी। चलिए 58 नंबर हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये हैकल ने किया था। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। तो 58 का भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 59 में क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। पौधा भी है, जानवर भी है, जल भी है, बैक्टीरिया भी है। तो इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा अजैविक घटक है। तो अजैविक घटक कौन सा हो जाएगा, जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। तो 59 का भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 59 का सी। 60 में क्या कह रहा है आपका, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सबसे आसान क्वेश्चन, 60 का ऑप्शन नंबर सी। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। आगे करते हैं हम लोग और देखते हैं पेज नंबर 61। 61 में क्या है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। तो ये इसका तो नाम से ही भाई सबका सही उत्तर होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्फ्रेड नोबेल। अगला है आपका, गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो गीता किस ग्रंथ का भाग है। तो ये गीता जो है भाई आपका महाभारत का भाग है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गीता किस ग्रंथ का भाग है, तो आपका जो है ये महाभारत का भाग है। किसका भाग है, महाभारत का। 63 में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और देखते हैं। ये भी कथन कारण वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। अगला है 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 3 नंबर है 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। तो बिल्कुल ये तीनों सही है। क्या है, तीनों सही है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बिल्कुल सही है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बिल्कुल सही है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन को ऊपर करते हैं और देखते हैं। 64 नंबर भी जो है आपका कथन और कारण वाला है। तो 64 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। अगला है, इसकी शुरुआत 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी।
तो इस कथन में जो है आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसका सही है। तो इसका सभी सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 64 का ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन को ऊपर करके। कौन इसमें है, कथनों पर विचार कीजिए। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है, बिल्कुल सही है। अगला है आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, ये भी सही है। पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में आयोजित हुआ, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो 65 नंबर का भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग नहीं करेंगे क्योंकि जो है अभी टैब इसमें नहीं लगाए हुए हैं कि आपको हम सॉल्यूशन करके बताएंगे, लेकिन फिर भी इसमें जो है मैथ और रीजनिंग मिला करके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिया गया है, यानी 10 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक सेट में 5 रीजनिंग का भी दिया गया है, लेकिन रीजनिंग बहुत ही कम चांस रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन हार्डली हो गया। बहुत ज़्यादा अगर मैथ और रीजनिंग आएगा तो बस रीजनिंग 1 क्वेश्चन, नहीं तो मैथ ही पूछता है 4-5, वो भी 10th लेवल का मैथ रहता है आपका। चलिए, तो 66 नंबर कहाँ थे हम लोग, 65 तक हो गया था। 66 नंबर में क्या कह रहा है कि दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, सचिदानंद सिन्हा के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 67 में है कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी। तो 1607 में जब बंगाल का गवर्नर बना बाज बहादुर, तो किसने कुल खान की उपाधि दी थी। तो आपको बताना है जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 67 का ऑप्शन नंबर ए। 67 का ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर की बात करते हैं हम लोग। निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, मनोरंजन प्रसाद सिन्हा को जो है आपको फिरंगिया संगीत के रचयिता के नाम से जाना जाता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अब आइए पेज को जो है आगे करते हैं, 69 नंबर देखते हैं। 69 नंबर में क्या कह रहा है, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वाल्मीकि रामायण में जो है बक्सर क्षेत्र के लिए जो है आपका किसका प्रयोग किया गया है, मलद। मलद का भी किया गया है, करुणा का भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों का प्रयोग किया गया है। तो 69 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 70 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो ये जो है 1986 में हुआ था। तो 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1986 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का जो है गठन हुआ था। अब पेज को ऊपर करते हैं, ये भी आपका मिलान करने वाला है। एक है योजना और एक है जारीकर्ता कि उसको कौन जारी किया था। ठीक है, कौन जारी किया था। तो सूची 1 में जो है आपका योजना का नाम, सूची किधर गया पेन, सूची 1 में योजना का नाम और सूची 2 में उसको कौन सा राज्य मतलब या मंत्रालय जारी किया था। तो गौधाम योजना, क्या है, गौधाम योजना। तो गौधाम योजना को किसने जारी किया था आपका, तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़। 1 का 1 बिल्कुल सही है। अगला है भाव्या योजना। तो भाव्या योजना भी जो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सी में है आपका दिव्यांग शक्ति योजना, ये आंध्र प्रदेश के द्वारा। यानी 1, 2, 3 ये क्या है, ये मिला हुआ ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये मिला हुआ ही दे गया था। तो ऑप्शन नंबर 71 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 72 नंबर की ओर आते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है। भाई साहब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो भारत का कौन सा स्थान मिला है, 116वां स्थान मिला है। देख लो भाई, अभी भी खुशहाली रिपोर्ट में भारत क्या है, बहुत पीछे है भाई। 116वां कौन सा स्थान मिला है विश्व हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस में। तो आपका 116वां रैंक किसका, इंडिया का। अगला है 73 नंबर। चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है। तो ये बहुत ही चर्चित पुस्तक रहा है। तो करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है कैलाश सत्यार्थी। कौन, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है। तो भाई रॉयल चैलेंजर्स
बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो भी लोग मैच देखते होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट हम लोग 75 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 75 में है कि देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलेगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो ये हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 75 का डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कहाँ? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ठीक है। अब आइए 76 नंबर में है, निम्न में से 11वें रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश कौन सा है? तो रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि देश आपका फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 में है, भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? ये सब क्या है आपका? करेंट का क्वेश्चन है। तो किसके साथ जो है मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति का समझौता किया है? तो कनाडा के साथ। किसके साथ? कनाडा के साथ। तो आपका 77 का भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 78 की ओर। करंट का क्वेश्चन है 78 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो अभी जो जनगणना चल रही है जनवरी 2027 के लिए जो है कौन से मैस्कॉट का अनावरण क्या है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह। तो 78 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रगति और विकास। क्या? प्रगति और विकास। 78 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 में क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश नई पीढ़ी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम के उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण पूरे कर लिए हैं। यह मिसाइल निम्न में से किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 79 का। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सब भी करंट है और करंट आपको हर हाल में पढ़ना है क्योंकि 10 नंबर से 12 नंबर तक का करंट अब पूछ रहा है एग्जाम में। हर हाल में आपको जो है पढ़ना है। स्पीडी पढ़ लीजिए आराम से, आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम वार्ताओं के आसान बनाने में अपनी भूमिका के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का विशिष्ट कार्य पुरस्कार दिया गया है? तो 80 नंबर का आपको बताना है किसको? तो रंजीत रिंकी सिंह गिल को। किसको? रंजीत रिंकी सिंह गिल को। ऑप्शन नंबर 80 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब आइए 81 नंबर क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक में से विभाजित हो जाता है। तो भाई ये मैथ का है, इसको भी हम छोड़ते हैं। चलिए मैथ का आंसर बता दें। क्या आंसर बता दें? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या बोल रहा है? 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 प्रत्येक में से विभाजित होता है। तो 81 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 81 का ऑप्शन नंबर ए। मैथ आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। मैथ आसान ही है, कुछ क्वेश्चन भारी है। 82 में है कि पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 82 का भी सही उत्तर आपका ए हो जाएगा 8। पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 8। अगला 83 नंबर, ये भी मैथ का है। तो 83 का उत्तर हो जाएगा 720। आप लोग देख लीजिएगा, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। 84 में भी है, मैथ का ही क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। 85 भी मैथ का है। 86 भी मैथ का है। 87 भी रीजनिंग का है। तो ये आप लोग बना सकते हैं। ठीक है। 87 भी आपका जो है रीजनिंग का ही है। 88 भी रीजनिंग का है। 89 भी रीजनिंग का है। 90 भी रीजनिंग का है। 91 नंबर इंग्लिश का है। तो भाई इंग्लिश मैथ हम जो है छोड़ के चलते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। आंसर इसका डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है। अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, बाद में इसका आंसर डाल देंगे। पहले आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद। 91 नंबर का ए हो जाएगा आपका द बॉय फील ऑफ। क्या है कि द बॉय फील ऑफ द बस एज इट स्टार्टेड मूविंग। तो द बॉय फील ऑफ इसका 91 का ए हो जाएगा। ठीक है। और 92 का इसका भी आंसर बता दे रहे हैं। इंग्लिश का क्या हो जाएगा? 92 का बी। 92 का क्या हो जाएगा? बी। अब आइए 93 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स राधिका राइट्स ए लेटर
टू पीडी सर डैश इंक तो 93 का ऑप्शन देख लेते हैं। 93 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विथ इंक। क्या 93 का ए हो जाएगा। 94 में आपका क्या है, 94 में भी आपका हो जाएगा क्या, ही हैज बीन लिविंग इन द हाउस डैश 1985, तो इसमें सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, सिंस का प्रयोग होगा। ठीक है, फोर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा। 95 में क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट कर रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। भाई ये तो आपको इंग्लिश पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, फिर भी इसका उत्तर सही आना चाहिए। तो 95 का क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। भाई ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भाई, ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति है। ऑप्शन नंबर 95 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर देखते हैं, यहाँ से आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 96 नंबर, हाँ आप लोग लास्ट में अपना अपना उत्तर जरूर बताइएगा कि इसका कितना सही हुआ है, ईमानदारी से बताना है भाई, ईमानदारी पूर्वक। 96 में आपका है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है। तो भाई लहर किस प्रकार की संज्ञा है आपको वो बताना है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, लहर किस प्रकार की संज्ञा पूछ रहा है ना, तो जातिवाचक, लहर जातिवाचक हो गया, पूरे लहर की बात कर रहा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, अब इसमें से 97 में जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द वकील, वकील मतलब क्या, जितने भी वकील हैं सबके बारे में बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। 98 में है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है। 98 में क्या कह रहा है, द्रववाचक यानी कि चमड़ा, द्रव क्या, चमड़ा। बाद बाकी क्या है, ये सब खट्टाई मिठास ये सब क्या है, द्रववाचक संज्ञा नहीं है। अगला है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग पहचानना है भाई, माधुर्यो, माधुर्य ये क्या है, पुल्लिंग है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा भाई, गुरु शब्द का लास्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको बताना है। तो गुरुजन क्या होगा बहुवचन, गुरुजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में अपना अपना उत्तर जरूर कमेंट करके बताइएगा किसका कितना सही हुआ है। ठीक है, इसका कितना सही हुआ है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और कल जो है हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 2। अगर टाइम मिलेगा तो हो सकता है पर डे 2 सब्जेक्ट का भी हम, सॉरी 2 सब्जेक्ट बोल रहे हैं, 2 सेट पर डे करके भी करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो करवाना नहीं है, जीके जीएस ही है, तो पर डे 2 सेट करवा सकते हैं। तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्या, फाउंडेशन वाला जो क्लास नोट्स करवा रहे हैं उसमें उतना टाइम नहीं मिलता है। ऑफलाइन अभी पर डे टेस्ट चल रहा है तो थोड़ा सा उधर टेस्ट बनाना पड़ता है। पर डे जो है टेस्ट चलता है ऑफलाइन में, सबको पता होगा आप लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा क्लास, वीडियो करके जरूर कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू रखेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि भाई यहाँ गलत है, ये चीज़ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, कमेंट करके आपको भाई जरूर बताना है। सही लगे तो सही बताना है, गलत लगे तो गलत बताना है। ऐसा कोई भी चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा कि भाई आप गलत रिस्पॉन्स मत दो। मैं कहता हूँ हाँ भाई, जहाँ गलत लग रहा है वहाँ बिल्कुल आप जो है हमें कमेंट करके बताइए कि भैया यहाँ पे आपका जो है गलत बताए हैं, गलत पढ़ाए हैं, ये कंटिन्यू मतलब नहीं रखिए, सही नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास को बंद कर देंगे, लेकिन आपको कमेंट करके भाई बताना है। सही लगे तो सही बताना है भाई, ईमानदारी से। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लिखना है भाई, अगर गलत लगे तो ज़रूर बताना है क्या कारण है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ क्या सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कल जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, आज जो है हम प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको सही सही समझ में आया होगा। तो इसे भी बाद में हम क्लास देख लेते हैं एक बार लाइव ख़त्म होने के बाद कि कैसा क्या, कहीं पे कोई दिक्कत है। लेकिन आप लोग भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है हम अभी जो है फाउंडेशन क्लास जो क्लास नोट्स करवा रहे हैं, इसमें हम ज्योग्राफी और बिहार जीके को सोच रहे हैं लेकर के चलने के लिए, ज्योग्राफी और बिहार जीके। तो आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी को।